वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो यार, फुटबॉल में बहुत कुछ हो रहा है। क्रोएशिया वर्सेस इटली के अंदर इमोशंस देखने को मिले, उसके ऊपर बात करेंगे। स्पेन वर्सेस अल्बानिया पे बात करेंगे और बार्सिलोना से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उन सब खबरों को भी आपको साथ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यार, सबसे पहले इटली वर्सेस क्रोएशिया की गेम की बात कर लेते हैं। यार, वहां पर हमें इमोशंस देखने को मिले और ये फुटबॉल यार आपको एक सेकंड के अंदर हंसाता है, एक सेकंड के अंदर रुला देता है यार। आ, मैच क्रोएशिया जीती हुई थी और डिफेंडिंग चैंपियन इटली जो है वो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर, लास्ट बॉल के ऊपर, लास्ट टच के ऊपर उन्होंने गोल स्कोर करके मैच को ड्रॉ किया और सेकंड स्पॉट जो है अपने ग्रुप में वो उन्होंने कंफर्म किया और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। और अगर देखो ये सिनेरियो ना होता, अगर ये गोल ना होता, तो क्रोएशिया की टीम सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेती, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती और इटली जो डिफेंडिंग चैंपियन थी वो शायद जो है वो बाहर हो जाती। अभी भी क्रोएशिया के लिए मैथमेटिकली जो है वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन सिनेरियो बहुत ही टफ है। इंग्लैंड स्लोवेनिया को हराए 3-0, उसके बाद पोर्चुगल जो है वो जॉर्जिया को हराए, और या ड्रॉ करे 0-0, गोललेस ड्रॉ हो और पता नहीं क्या कुछ हो, तो तब जाकर क्रोएशिया का चांस बनता है। लेकिन आप देखो कि गेम किस तरह का हुआ। अगर आप गेम की बात करो तो देखो, इटली की टीम पिछली बार की चैंपियन थी, लेकिन इस बार जो उनकी कैंपेन स्टार्ट हुई है वो कोई इतनी खास कैंपेन स्टार्ट नहीं हुई। इस बार इटली बिल्कुल कोई अच्छी फुटबॉल खेलती हुई नजर नहीं आ रही और क्रोएशिया ने पेनल्टी मिस की, लुका मॉड्रिच ने पेनल्टी मिस की, उन्होंने फिर उनको 30 सेकंड के बाद दोबारा मौका मिला, उन्होंने गोल स्कोर किया और यूरो की हिस्ट्री के अंदर जो है वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर जो है वो बन गए गोल स्कोर करने वाले। और लग यही रहा था कि भाई यहाँ से जो है वो क्रोएशिया मैच निकाल लेगी और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन भाई इटली जो है ना, देखो अजूरीज, इटली को अजूरीज कहा जाता है। और मैं आपको मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इटली का हमेशा से बचपन से फैन रहा हूँ। इटली की टीम का, इटली की टीम जो है ना वो जान छोड़ती नहीं है आसानी से। ठीक है, उनकी टीम वीक हो या कुछ भी हो, और पिछली बार भी कौन उनको जो है वो कंसीडर कर रहा था कि वो यूरो चैंपियन बनेंगे, लेकिन वो यूरोस भी जीत गए थे। तो इटली की टीम स्लो 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 करके अक्सर टूर्नामेंट्स के डीप चली जाती है और वहां पर फिर देखते हैं भाई नॉकआउट्स में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इटली क्योंकि डिफेंसिव फुटबॉल खेलती है और वो मौका नहीं देती दूसरी टीम्स को और अपने आप को हमेशा गेम के अंदर अंदर रखती है, जब तक आप गोल कंसीड नहीं करते ज्यादा, आप हमेशा फुटबॉल के अंदर गेम के अंदर रहते हो। और इटली हमेशा इसी तरह की फुटबॉल खेलती है और इटली ने एक ही गोल कंसीड किया था और आपको पता है एक गोल कभी भी निकल के आ सकता है और उन्होंने आखिरी मोमेंट के ऊपर वो गोल करके क्रोएशिया के जो ख्वाब थे वो चकनाचूर कर दिए। अब स्पेन और इटली तो यहाँ से थ्रू हो चुके हैं और क्रोएशिया को इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ स्पेन और अल्बानिया की गेम की बात की जाए तो यार देखो, स्पेन की टीम जो है वो टोटली चेंज थी। ऑलमोस्ट 90% प्लेयर्स जो थे वो बिल्कुल ही चेंज कराए थे। लामीन यमाल और निको विलियम्स और बाकी के प्लेयर्स को बेंच कराया था, लेकिन फिर भी स्पेन की टीम काफी अच्छी टीम दिख रही थी और उन्होंने अल्बानिया को जो है भाई गेम हरा दी, मैच हरा दिया। और भाई गोल स्कोर कौन करता है? दी शार्क, फेरान टोरेस। देखो यार, फेरान टोरेस 20 गोल स्कोर कर चुके हैं स्पेन की तरफ से और मतलब मैं भी जब ये स्टैट्स देख रहा था तो मैं काफी हैरान हुआ। और बार्सिलोना से जब वो खेलते हैं तो उनकी 5-8 गेमों के बाद कोई एक गेम में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के सामने आती है, लेकिन स्पेन की तरफ से जब वो खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने लाइफ का आखिरी गेम खेल रहे थे और आज के बाद फुटबॉल खत्म हो जाएगी उनके लिए। तो इतनी मतलब जान मार के वो फुटबॉल खेल रहे थे, या तो चाबी से उनसे परफॉर्मेंस नहीं निकलवाई गई या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन स्पेन के साथ जो है ये बंदा बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की फुटबॉल खेलता हुआ नजर आ रहा है। और स्पेन ने इस ग्रुप को टॉप किया और मेरी प्रिडिक्शन थी कि स्पेन इस ग्रुप में थर्ड आएगी, क्योंकि उनके पास गोल स्कोरर कोई नहीं है। टीम अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन गोल नहीं कर पाते। लेकिन भाई स्पेन ने मुझे गलत साबित किया और स्पेन ने टॉप किया यहाँ पर और स्पेन अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है। और स्पेन मुझे लगता है यही है कि यहाँ से जो है वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में हमें जाती हुई जरूर नजर आएगी। तो यार यूरोस जो बहुत ही जबरदस्त वहाँ पर इस वक्त गेम्स चल रही हैं और सिचुएशन बड़ी टाइट होती चली जा रही है, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्पॉट के लिए इस वक्त जो है ना वो फाइट चल रही है।
तो देखना ये होगा कि अब आखिरी जो गेम्स हो रही हैं हर ग्रुप के अंदर, वो आखिरी गेम्स वो बहुत ही मज़ेदार गेम्स होने वाली हैं, क्योंकि हर टीम जो है वो कोशिश करेगी कि एटलीस्ट थर्ड स्पॉट भी अगर उनको मिले तो वहाँ पर उनके गोल रेशियो ज़्यादा हो, मतलब ऐसा कुछ हो कि वो थर्ड स्पॉट लेकर भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त चल रही है। इसके अलावा यार बार्सिलोना से रिलेटेड जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। पहले तो मार्गियो की खबर आ रही है। आपको पता है कि मार्गियो जो है वो उनको चावी ने कुछ मौके दिए थे पिछले सीज़न के अंदर, और उन्होंने गोल्स भी स्कोर किए थे वहाँ पर। और इस वक्त चेल्सी काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके साथ नेगोशिएशन में भी है। 6 मिलियन का उनका रिलीज़ क्लॉज़ है। बार्सिलोना भी नेगोशिएट कर रही है। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि वो अभी भी सोच रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि वो चेल्सी मूव करेंगे कि नहीं, लेकिन चेल्सी का जो ऑफ़र है वो काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफ़र है उनके लिए। तो बार्सिलोना को जो है ज़रा थोड़ा-सा उनके साथ पेशेंस के साथ और अच्छे तरीके से डील करना होगा। लेकिन मार्गियो की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मार्गियो चाहते ये हैं कि उनको फर्स्ट टीम के अंदर जो है वो जगह चाहिए। तो अब उस चीज़ की गारंटी जो है अगर बार्सिलोना उनको देती है, तो तब वो बार्सिलोना में रुकेंगे। अदरवाइज़ चेल्सी काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ेवरेट है उनको साइन करने में 6 मिलियन में। उसके अलावा यार देखो अब कनेक्टिविटी जो है वो खबरों की निकाल कर जो है ना हमें आगे की खबरों से जो है वो निकालना ये है कि कौन सी खबर कितनी हद तक ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि जेरार्ड रोमेरो ने ये बात कही है कि कल वेडनेसडे है, तो उन्होंने ये बात बोल दी है कि वेडनेसडे तक बार्सिलोना 1:1 अचीव कर लेगा। इसका मतलब ये है कि बार्सिलोना अपनी नाइकी की डील भी जो है वो अनाउंस कर देगा, और उसके अलावा जो बार्सा स्टूडियो की जो एक डील बाकी थी, लाइबेरो की जो डील थी वो भी बार्सिलोना जो है वो नई डील साइन करेगा। तो बार्सिलोना फिर 1:1 तक आ जाएगा। अब अगर 1:1 पे आ जाएगा तो उसका मतलब ये कि 1 जुलाई से बार्सिलोना बिल्कुल नॉर्मल तरीके के साथ जो बाकी सब बाकी के क्लब्स जो है वो ऑपरेट होते हैं उस तरह से ऑपरेट करेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बार्सिलोना को प्लेयर साइन करने में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मीडिया में ये न्यूज़ आ रही थी कि जो आपके गुंडगन हैं बार्सिलोना उनके बारे में भी ऑफर सुनेगी, और अगर कोई अच्छी ऑफर बार्सिलोना को मिलती है फाइनेंशियल फेयर प्लेयर को कंसीडर करते हुए, तो बार्सिलोना उनको जो है सेल कर देगी। अब देखो यार गुंडोगन का पिछला पूरा सीजन बहुत ही कमाल सीजन रहा, और वो आपकी मिडफील्ड की जो है वो जान है, इंजन है आपका, और मैं नहीं समझता कि बार्सिलोना उनको जाने देगी या जाने देना चाहिए उनको। अब गुंडोगन की ये खबर आ रही है, बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड जर्नलिस्ट ने, डिफरेंट जर्नलिस्ट ने ये खबर दी है, और मुझे ये लगता है कि अगर जेरार्ड रोमेरो की खबर सही है 1:1 वाली, तो फिर तो गुंडोगन कहीं नहीं जाते हुए नजर आते हैं मुझे, और अदरवाइज जो है वो बार्सिलोना अब मुझे मतलब फिर भी लगता है ये कि गुंडोगन जो है वो नहीं जाएंगे और बार्सिलोना में ही स्टे करेंगे। लेकिन अगर खबर निकल के आई है तो कोई ना कोई बात तो होगी है वहां पर, और गुंडोगन खुद भी बार्सिलोना नहीं छोड़ना चाहते, और वो भी यहाँ पे बहुत हैप्पी है, और बार्सिलोना भी नहीं चाहती कि वो जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि अगर फाइनेंशियल फेयर प्ले का कोई इशू आता है तो तब बार्सिलोना ऐसी कोई सिचुएशन को कंसिडर करेगी। तो आई होप कि यार गुंडोगन रुके और अगले कोच के साथ जो है वो हमें एक स्टेबल टीम जो है वो बनती हुई नजर आए, ताकि हम हाई एक्सपेक्टेशन के साथ जो है वो अगले सीजन में जाएं, और हम रियल मैड्रिड के साथ जो है वो प्रॉपर compete कर सकें। उसके अलावा यार रफीनिया की न्यूज़ चल रही है, और ये खबर काफ़ी अरसे से चल रही है, पिछले 1.5-2 महीने से ये खबर चल रही है कि अल हिलाल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनको साइन करने में। और अब ये खबर आ रही है कि अल हिलाल के कोच जो है वो कुछ भी करने को तैयार है रफीनिया को साइन करने के लिए। वो 90 to 100 मिलियन यूरोज जो है अल हिलाल पे करना चाह रही है, और सैलरी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी ऑफर कर रही है रफीनिया को। तो यार मैं तो ये कहूँगा कि भाई बेच दो इसको, क्योंकि मुझे ये बंदा किसी भी काम का नहीं लगता। रफीनिया ठीक है, उन्होंने जो है रीजनेबल नंबर्स कुछ बनाए हैं पिछले 2 सीजन में, उन्होंने गोल असिस्ट करके दिए, लेकिन यार वो हमारे काम का विंगर नहीं है, और स्पेशली जब लामीन यमाल उस पोजीशन के ऊपर खेल रहा है तो हमें इंटीरियर विंडर विंगर की जरूरत नहीं है। आप इसको सेल करो, और सेल करके हम निको विलियम्स को लेकर आओ, लेफ्ट विंग को अपनी जो है वो फिलअप करो, डीएम की पोजीशन को फिलअप करो, और भाई हम जो है फिर रेडी टू गो हैं इन द नेक्स्ट सीजन किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए। तो हमारी टीम जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो रफीनिया को अगर हमें ऑफर मिलती है तो मुझे यही लगता है कि हमें कन्विंस करना चाहिए रफीनिया को कि भाई आप जाओ, आपका टाइम इज ओवर विद बार्सिलोना, और हमें जो है वो लेफ्ट विंग के ऊपर निको विलियम्स के साथ जाना चाहिए। ये थी अब तक की वीडियो यार। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।